राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की ये छोटी सी क्लास रहने वाली है। बस इस क्लास में अपने उच्चतम न्यायालय के जो आर्टिकल है, जितने भी 124 से 147, उनका फटाफट रिवीजन करेंगे इस क्लास में, और लास्ट में उच्च न्यायालय के भी आर्टिकल को देख लेंगे। वैसे मैंने ये टॉपिक करवा दिया है कंप्लीट। बस इस क्लास में एक नजर में ये सारे आर्टिकल देखने वाले, कुछ आर्टिकल रहे भी है तो आपको वो फुल डिटेल से यहाँ समझा दूंगी, बाकी फटाफट रिवीजन हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, 124 से 147 तक आर्टिकल है। भाग कौन से में उल्लेख है? उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का भाग 5 में, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, अपना पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 124 से 47 में, 124 में क्या है? 124 में कितनी सारी चीजें हैं। देखो, योग्यता, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, ये सारे 124 में पढ़ा। आपने पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद हेतु योग्यता कौन से में है। तो देखो, 124(2) में दो चीजें है। क्या? नियुक्ति, कार्यकाल। जब भी नियुक्ति में कै आ रहा है और किसी में कै नहीं आ रहा, ठीक है ना। कार्यकाल में भी क्या आ रहा है? कै आ रहा है। जिसमें कै आ रहा है, ध्यान रख लेना, 2 में है, ठीक है ना। 124(2) में नियुक्ति और कार्यकाल 124(2) में है। योग्यता 3 में है। योग्यता रट लो कैसे भी, 124(3) में योग्यता। शपथ, देखो नाम में शपथ, श और छ, यानी कि शपथ 124(6) में है, कोई दिक्कत नहीं ये। फिर 125 में क्या है? देखो, 25 अपने कहते हैं ना, 25 पैसे, 25 पैसे की बात हो रही है यार। मतलब भाई याद करना है, रुपया तो लेंगे तो याद नहीं होगा। 25 नाम है तो 25 से पैसे किस में होंगे? 25, 125 में पैसे, यानी कि वेतन भत्ते की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते 125 में याद रह जाएगा। फिर 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक 126 में, ध्यान रखना है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126 में। ये लो, क्या पढ़ा था मैं जब हाईकोर्ट आपको करवाया टॉपिक? देखो, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जब हाईकोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो जाए? खाली हो जाए, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के, यहाँ मैंने लिखा है किसी भी, ना कि वरिष्ठ लिखा है, वरिष्ठ को नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भी न्यायाधीश को क्या बनाया जा सकता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल कौन सा कहता है? 126, ठीक है। तो 127 में तदर्थ न्यायाधीश। देखो, नाम भी टफ लग रहा है, 27 भाई, 27, और तदर्थ लिखने में भी और बोलने में भी आपको टफ लग रहा होगा। तदर्थ 127 में रट लोगे। 124 में कितनी सारी चीजें हैं? योग्यता, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल। 2 में 124(2) में नियुक्ति, कार्यकाल। 3 में योग्यता, 6 में शपथ, याद रह जाएगी। ये इतनी चीजें हैं 124 में। 125 में वेतन भत्ते, 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 127 में तदर्थ न्यायाधीश भाई। और तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है वो फ्रांस से लिया गया, ठीक है। 128 में क्या है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति वापस कहाँ? पुनः कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में ही करना। सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनकी वापस अगर नियुक्ति हो जाए तो पुनः कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है, ये 129 में। आर्टिकल 130 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान, मैंने सारे आपको फुल डिटेल से करवा रखे, आप पहले पढ़ लेना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, पर पहले क्या? राष्ट्रपति से क्या लेना होगा? अनुमोदन लेना होगा, मैंने करवाया था ना। और 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार 131 में है, यानी ऐसे मामले जहां सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। मैंने सारे करवाए थे। केंद्र बनाम राज्य विवाद हो गया, राज्य बनाम राज्य विवाद हो गया, केंद्र बनाम राज्यों के मध्य विवाद, राज्य बनाम राज्यों के मध्य विवाद, ये मैंने करवाए थे। कुछ अपवाद भी बताए थे मैंने। अपवाद में जैसे संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि हो, और जैसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हो, है ना, कुछ अपवाद भी बताए थे। तो 131 में तो है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। 132 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं 132 में। यानी कि यहाँ संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का क्या मतलब है? यानी कि वो मामले जो संविधान की किससे जुड़े हो? व्याख्या से जुड़े हो, और इसमें मान लो हाईकोर्ट के कोई भी निर्णय दिए गए उससे मान लो संतुष्ट नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए क्या? संवैधानिक पीठ की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। 132 में आ गया सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। 133 में सुप्रीम कोर्ट के दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। दीवानी जो कि सिविल है, कैसे मामले? जो घर परिवार से जुड़े हो, जैसे हो गया विवाह, गोदनामा, तलाक, ये सारे ये आते हैं इसमें, ठीक है ना। 133 में दीवानी। देखो फिर से देखो, 124 में कितनी चीजें हैं? योग्यता, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल। 125 में क्या है? 25 पैसे वेतन भत्ते से लेना। 26 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 27 में तदर्थ न्यायाधीश, प्रावधान फ्रांस से लिया गया। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की वापस नियुक्ति, पुनः नियुक्ति का सुप्रीम कोर्ट में करना।
129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, 130 में सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का स्थान यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है, पर किसके अनुमोदन? राष्ट्रपति के। 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार आते हैं। 132 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं। 133 में दीवानी आते हैं, जो सिविल, जो घर परिवार से। 134 में क्या आते हैं भाई? इसमें 134 में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। मैंने सारे करवा रखे हैं, पीछे आप हाई कोर्ट टॉपिक पढ़ लेना। 135 में क्या है? 135 में फेडरल न्यायालय की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करना। ये अंग्रेजों के समय था, अब यानी इसका नाम क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ही कर दिया गया। तो ये तो आपको वैसे भी नहीं है, पढ़ो चाहे, ठीक है ना, वैसे पता होगा। 136 में विशेष इजाजत से किसी मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करना, विशेष इजाजत से, ठीक है। 137 में निर्णय की समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है, लेकिन समीक्षा को कौन से? वो ही न्यायाधीश उन पर क्या लेंगे? निर्णय लिया जाएगा। यानी कि समीक्षा कौन करेंगे? वो करेंगे जिन्होंने क्या लिया? निर्णय लिया है, अथवा उनकी अनुपस्थिति में, अगर वो अनुपस्थित है, नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय की क्या की जा सकती है? समीक्षा की जा सकती है। और 138 में देखो, आप इन चीजों में ना तीनों में अंतर करके पढ़ना। 138 में तो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि करना, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद क्या है? विधि बना के भाई उच्चतम न्यायालय के जो भी अधिकारिता, जो कि क्षेत्राधिकार, उनमें वृद्धि कर सकता है। तो अब आप इन तीनों को चीजों को देखना। इसमें तो है अधिकारिता में वृद्धि, ठीक है ना, इसको लिख लेना, अधिकारिता में वृद्धि। अधिकारिता में लिख देती हूँ कि 138, 39, 40, देखो 38 में तो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार आ गया, क्षेत्राधिकार का। 139 में जो गैर मूल अधिकारी है उनके हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना। 139 में रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, 39 में रिट, ठीक है। 140 में अनुसांगिक शक्तियां, जो सहायक, जो पूरक शक्तियां प्रदान करते हैं, वो 140 में। जो पावर इनको मिली है उसी में रहना, यानी कि पावर को छीने ना किसी, ठीक है। यानी कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां, जैसे कि संसद है, वो एक कानून बना करके सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त क्या सहायक शक्तियां प्रदान कर सकता है। कुछ जो अनुपूरक शक्तियां हैं, यानी कि संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। जो शक्तियां हैं वो शर्तों उनके अधीन हो, शर्तों में, जैसे संविधान के अनुरूप हो और संविधान से असंगत नहीं हो भाई, और न्यायालय के वर्तमान क्षेत्राधिकार के प्रभावी प्रयोग में भी क्या हो? सहायक हो। तो आप इन तीनों को अंतर करके पढ़ोगे तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। इसमें तो 138 में तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि किसके द्वारा? संसद के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा विधि बनाकर की जा सकती है। रिट इसमें 139 में, अनुसांगिक शक्ति आती है 140 में। तो 141 में क्या है? 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषित विधि है वो किन सभी न्यायालयों पर क्या होगी? बाध्यकारी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बनाएगा वो पूरे भारत में, और उच्च न्यायालय, और उससे उच्च न्यायालय हो गया जो हाईकोर्ट है, उससे नीचे जितने भी न्यायालय उसमें क्या हो गया? बाध्यकारी होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कानून मान लो बना दिया है, तो वह भारत के जितने भी न्यायालय है ना, उन सभी न्यायालयों में क्या है? बाध्यकारी, यानी कि परिवर्तनकारी होगा, बाध्यकारी होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए जितने भी जो कानून है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए, वो हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, या भारत के जितने भी न्यायालय है, उन सभी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए जो भी कानून है ना, उनकी क्या करेंगे? वो सारे की पालन करेंगे, ठीक है ना। हाई कोर्ट उनसे नीचे जितने भी आते हैं। आर्टिकल 142 में क्या है? 42 में सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में है। 142 में प्रकटीकरण के बारे में जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण न्याय एवं प्रवर्तन शक्ति, यानी कि फैसलों को लागू करने का अधिकार ये आता है 142 में। यानी कि आर्टिकल 141 है ना, ये तो कानून की घोषणा से जुड़ा है, और आर्टिकल 142 है ना, ये किससे जुड़ा है? न्याय करने पर। ये न्याय करने पर फोकस करता है भाई, पूर्ण न्याय, वो भी 142 है न्याय करने पर, वो भी पूर्ण न्याय करने पर, और 141 है वो कानून की घोषणा से जुड़ा है। यानी कि 141 में सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून तय करता है वो पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है ना, पूरे देश में ना। और आर्टिकल 142 है, ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है भाई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट है वो अपने निर्णय को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से लागू करे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण न्याय प्रवर्तन शक्ति, यानी कि न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का आदेश पारित करने की शक्ति 142 आर्टिकल 142 में है। और 140 में अनुसांगिक शक्तियां, यानी कि इसमें बात करें तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं वो संसद इसमें और बढ़ा सकती है, भी घटा नहीं सकती, और प्रभावशाली बना सकती है संसद और ज्यादा अधिक, ठीक है ना। 141 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर क्या होगी? बाध्यकारी होगी। 142 में सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश, यानी कि डिक्रिया आदेश, ठीक है।
और आर्टिकल 143 में क्या है, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब मैंने आपको राष्ट्रपति टॉपिक करवाया था, तब जब भी इसके बारे में संबंधित आया तो मैंने पहले ही करवा दिया था 143 आर्टिकल। मैं एक बार वहां लेकर जाती हूँ। देखो, जब अपनों ने राष्ट्रपति टॉपिक करा था, जब न्यायिक शक्तियां पढ़ी थी, तब मैंने इसमें बताया था न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल 143 लिखाया था। इसमें आर्टिकल 143 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, लेकिन परामर्श देने हेतु उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है भाई, यानी कि दी गई परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब मैंने कुछ चीजें लिखी थी यहाँ पर कि यदि संविधान के लागू होने से पूर्व का, संविधान के लागू होने से मान लो पहले का कोई मामला है तो उच्चतम न्यायालय को परामर्श देनी होगी, अगर पहले का है संविधान लागू होने, लेकिन राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्यकारी नहीं होंगे। ठीक है ना, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उच्चतम न्यायालय में महान्यायवादी उपस्थित होते हैं एवं परामर्श देने हेतु परामर्शदात्री पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। तो 143 में क्या पढ़ा है, परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है परंतु मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है भाई। और 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में क्या करना, कार्य करना। जितने भी सिविल और जो प्राधिकारी हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या करना, सहायता में कार्य करना। 145 में सुप्रीम कोर्ट के नियम, इसमें नियम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। 146 में अधिकारी और सेवक तथा व्यय, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अधिकारी सेवक है इन पर कितना खर्च किया गया, ये सारा 146 में है, अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 में निर्वाचन यानी कि व्याख्या उपबंध, इसमें सुप्रीम कोर्ट की पूरी क्या व्याख्या की गई है। निर्वाचन किसमें 147 है, ये 4 लिखा हुआ है 147। जैसे बाल शासन अधिनियम 1935 की व्याख्या, और अधिनियम में जो जितने भी दिए गए संशोधन है, जितने भी संशोधन किए गए हैं ना, उनकी पृष्ठ कानून की व्याख्या करना, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की व्याख्या, ये सारे यानी कि व्याख्या उपबंध 147 में, यानी कि निर्वचन यानी कि व्याख्या, ध्यान रखना, निर्वचन इसका नाम व्याख्या। ठीक है ना, और 145 में सुप्रीम कोर्ट के नियम। एक बार फिर से आप देख लो ना, ये मैं इस पेज की ना आपको फोटो खींच करके टेलीग्राम पे डाल दूंगी ताकि आपको सारे आर्टिकल एक में मिल जाए। ठीक है ना, कल नाइट को आपको ये वो मिल जाएगी उस पे टेलीग्राम पे। और भाई एक आप बार बार जैसे पीडीएफ का बोलते हो ना कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, देखो मुझे पीडीएफ, मैं पीडीएफ डालती भी थी काफी टाइम, कोई वो बात नहीं है कि आपको कितना भी पीडीएफ वगैरह कुछ भी दे दो, आप पीडीएफ करते हो, पढ़ना कुछ नहीं होता है। इतनी पढ़ी रहती थी, इतनी डालती थी टाइम निकाल के, अब तो मेरे को खुद को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि क्लासेस भी मैं बड़ी मुश्किल से लेकर के आ रही हूँ। इसलिए आपके अनुसार ही मैंने किसी को बोला है कि जैसे ही मैं ये करवाती हूँ तो ये नोट्स किसी लड़के को दे देती हूँ और वो पीडीएफ बना करके आपको पीडीएफ देता है। अभी जो भी इसका प्राइस है 10 रुपये 5 रुपये मुझे नहीं पता, आप उनसे थोड़ी बात कर लेना, मैंने आपको डाल रखी है क्योंकि पर पीडीएफ की है, बाकी वो इकट्ठी लेते हैं तो वो उसका जो प्राइस होता है वो अपने हिसाब से देता है जैसे पीडीएफ बनाता है। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है, ये देखो टेलीग्राम पे जो मैंने पहले की डाल रखी है जितनी है भी, वो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बट जो नए टॉपिक है उन नए टॉपिक की जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उस अभी मेरे को वो उसकी आईडी पता नहीं है, मैं आईडी या तो इसी क्लास के नीचे डाल दूंगी, आप उस आईडी पे संपर्क कर सकते हो। पर उसी को भी पुराने नोट्स के पीडीएफ नहीं दी गई, जो नए टॉपिक है भाई उसको वही बेचारा क्या करे, तो वो भी मेरे को फोन करता है कि मैम मेरे को ये उस जो रजिस्टर है बिन टॉपिक की मांग रहे हैं तो मैं पीडीएफ बनाऊं इसकी, मेरे को दे दो। तो मेरे को खुद को ही टाइम नहीं मिल रहा, कहाँ पढ़े है क्या चीज़ पढ़े है, इतना टाइम नहीं मिलता है। बट जो नए टॉपिक है उनकी आपको साथ में मिल रही है, बाकी कोशिश करेंगे। और एक चीज़, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखा है ना भाई, वो आप ऐसे करना, मैं जो नीचे आईडी डालूंगी ना, आप उस आईडी पे एक बार उस लड़के को आप एक बार बोल देना कि हमने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखा है, तो फिर आपको एक अलग एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ आपको करंट अफेयर्स की जितने भी कोई नई बुक्स है उसकी कोई पीडीएफ है, जो भी पीडीएफ आपको मिले वो सारी मैं आपको दिलवा दूंगी वहाँ पर। और कुछ मेंबरशिप वाले कुछ पूछना भी चाहो तो आप एक बार उस आईडी पर जरूर कर देना कि हमें मैम से ये चीज़ पूछना है, तो मैं आप वो मेरे को बोल देगा, मैं अपने आप बात कर लूँगी। जो भी आईडी है जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखा है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। अब फटाफट थोड़े से ये आर्टिकल देख लो, मैंने कल करवाए थे आपको उच्च न्यायालय में। देखो राज्य में कौन कौन से आर्टिकल और इधर केंद्र में साथ में थोड़े करवाए थे। देखो अभिलेख है न्यायालय 215 में, ये राज्य में, तो यही अपनों ने केंद्र में 129 में पढ़ा। 124 में तो केंद्र में ये चीजें पढ़ी, योग्यता नियुक्ति कार्यकाल, इधर 217 में पढ़ा। ठीक है ना, राज्य में
इधर शपथ पढ़ी केंद्र में 124(6) में, हाईकोर्ट जब पढ़ा अपनों ने तो शपथ पढ़ी ना, 124 में कितनी चीजें पढ़ी थी अपनों ने। नियुक्ति कार्यकाल तो 124(2) में पढ़ा था, योग्यता 3 में पढ़ी, 6 में शपथ पढ़ी थी 124 में, है ना। और 219 में शपथ इधर राज्य में, 220 में विधि व्यवसाय पर रोक तो इधर 124 7 में, वेतन भत्ते 221 में तो इधर 125 में, 223 में कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश तो इधर 126 में, 224 में राज्य में अपर न्यायाधीश के बारे में और 127 है तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, 225 में अधिकारिता में वृद्धि राज्य में, केंद्र में 138 में, ठीक है। 226 में रिट जारी करना, ये राज्य में, इधर केंद्र में। और फिर भी अब देखो किसी को कोई चीज का पूछना हो तो कोई पता नहीं किसी और टॉपिक के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं देख लूंगी, रिप्लाई कर दूंगी, ओके ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं, एक बार करंट का भी सोच रही हूँ कि फरवरी मंथ के कुछ रहे हुए थे काफी, और अभी मार्च भी आ गया है, तो ये क्लास लाने की कोशिश करूंगी भाई मैं।